हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल। शुरू करते हैं न्यू चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस। इस चैप्टर में हम उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। वो फैसिलिटीज़ किसी भी वे में हो सकती है, आइदर वो फाइनेंस प्रोवाइड करवाए या फिर कुछ और अदर तरीके से उनको वो हेल्प करें। तो कुल मिलाकर के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी कंट्री के अंदर जो टॉप लेवल पे हैं और वो बिजनेस को किसी न किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके के, उनको दो पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट आपका फंडिंग और सेकेंड आपका है नॉन फंडिंग। जो नॉन फंडिंग है इसका मतलब वो किसी तरीके का कोई फंड प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। उनका जो फोकस है वो उन पे अदर जो चीज़ें हैं उनके ऊपर है, मतलब उसके अलावा वो रेगुलेट करना है या उनको किसी को प्रोटेक्ट करना है, उससे रिलेटेड जो भी वर्क है वो सारे ये नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस करते हैं। और वहीं पर जो फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है वो फंड प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। मतलब अगर कोई स्मॉल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या अदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करते हुए फंड ले सकता है। तो यहाँ पे फंडिंग में हम नाबार्ड की बात करेंगे और नॉन फंडिंग के अंदर 4 बड़े ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं, आरबीआई, सेबी, सीसीआई और इरडाई। तो यहाँ पे हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे यह बोलता है कि बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले तो हम इस पर बात करेंगे कि ये फैसिलिटेशन दे रहे हैं, हम इनको बोल रहे हैं कि ये बिजनेस फैसिलिटेट करने के काम करते हैं। तो होता क्या है, बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या उनको ईजी बनाने के लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं या उनको रिकमेंड करते हैं या उनके लिए रेगुलेशंस बनाते हैं। तो वो एक तरीके से क्या करते हैं, वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं और उनको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका काम जो है क्या हो जाए, ईजी हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए ये कुछ एग्जाम्पल्स है, कोई हार्ड एंड फास्ट लिस्ट नहीं है। जैसे फ्रेट फॉरवर्डर है, तो ये बोलता है कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम है, शिपमेंट की जा रही है या फिर मैन्युफैक्चरर से मार्केटिंग के अंदर कोई प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो उनके अंदर जो प्रॉब्लम फेस होती है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, तो उसे वो रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये फ्रेट फॉरवर्डर है। उसके अलावा आपका जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करता है, फाइनेंस से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, लोन लेना है कहीं से, तो कौन से टर्म्स आपको फुलफिल करनी होगी, इक्विटी शेयर इशू करने हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या फॉलो करने होंगे। उसके अलावा जो भी अदर जो रिकमेंडेशंस है, जो भी अदर कंडीशंस है, उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, उनके बारे में एडवाइस करने का काम फाइनेंशियल एडवाइजर करते हैं। तो ये कुछ आपके इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है, जैसे बिजनेस इंक्यूबेटर, बिजनेस एक्सेलरेटर्स, सेल्स पर्सन। तो ये एक इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेस को फैसिलिटेट करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर इनको कुछ एग्जाम्पल्स देकर के समझाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे कुछ सर्विसेज की भी कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि फाइनेंस के अंदर है या फिर कहीं और पे है, तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो फैसिलिटेटर्स है उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे दी गई कि इनमें कौन कौन सी सर्विसेज आती है। जैसे कोई बोरोवर है, अगर किसी ने लोन दिया है तो वो बोरोवर्स को आइडेंटिफाई करवा के उनसे पैसे पेमेंट कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर आपको लोन कलेक्ट करना है, उनका आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर ही मदद करते हैं। देन आफ्टर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि रूरल एरियाज में काम करते हैं या फिर किसी लोकेलिटी को डेवलप करने के लिए काम करते हैं, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं कि ये मतलब आपस में वहाँ के रहने वाले लोग ही आपस में मिलकर के एक दूसरे की मदद करते हुए वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो हैंडलूम इंडस्ट्री है मोस्टली उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर कोई कंपटीशन है या फिर आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके बारे में आपको एडवाइस देना, अवेयरनेस क्रिएट करना कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें, ये एक तरीके से ये सर्विसेज जो है वो भी एक तरीके से इलिस्ट्रेटिव है कि ये मोटी मोटी इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश इसमें की जाती है। जो ये बोलते हैं कि बिजनेस फैसिलिटेटर्स और जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स होते हैं उनमें भी एक डिफरेंस होता है। बिजनेस फैसिलिटेटर्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच में एक कनेक्टिविटी बनाते हैं। वो आपको अपनी तरफ से फैसिलिटीज़ देंगे और कॉरेस्पोंडेंट्स उनके बीच में एक कंसल्टेंसी का जो काम है या फिर उनके बीच में कनेक्टिविटी बनाने का काम है, वो ये काम करते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट फैसिलिटेटर के रूप में क्या क्या काम कर चुकी है, गवर्नमेंट ने क्या काम किए हैं फैसिलिटीज देने के लिए, या फिर वो आगे भी क्या करने वाली है। तो यहाँ पे इसमें बात की गई कि 1948 में उसने सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। हमारा 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ कंट्री, उसके बाद इंडस्ट्री को डेवलप करने की बारी आई, क्योंकि पूरी कंट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। तो इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए सबसे पहले 1948 के अंदर गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई और उसमें बहुत सारी रिलैक्सेशन इंडस्ट्री को दी गई, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो ये पहली बार गवर्नमेंट ने एक इनिशिएशन लिया बिजनेस को, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। देन 1951 में उन्होंने एक और फिर से एक एक्ट बनाया, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। यहाँ पे उन्होंने एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स स्पेसिफाई कर दिए। पॉलिसीज में उन्होंने एक तरीके से आपको आइडिया दिया, एक्ट में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कर दिया कि हाँ ये चीज़ें आपको इस तरीके से कंप्लीट करनी है। 56 में एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई और 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसे हम एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये 1991 की जो पॉलिसी है, इसे हम हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा, इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा चेंज हम इसको मानते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई। हालांकि पहले भी मिक्स्ड थी, लेकिन पूरी तरीके से मिक्स्ड में कन्वर्ट हो गई। उसी के साथ इसमें इंटरनेशनल जो लेवल का काम है, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स है उनकी एंट्री स्टार्ट हो गई। इसके अलावा यहाँ पे हमने जो वर्ल्ड लेवल पे हमारा जो मार्केट था उसको एक्सपांड कर लिया, वर्ल्ड लेवल पे मार्केट एक्सपांड हो गया। तो यहाँ पे जो 1991 की जो पॉलिसी है ये इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज माना जाता है और इसे हम एलपीजी या जीपीएल के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ इनिशिएशन थे गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है जो एज ए फैसिलिटेटर काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीआई की। आरबीआई हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है जो कि सभी बैंकों को गवर्न करता है और मनी, जो हमारी कंट्री के अंदर जो मनी का जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी सप्लाई है, उसकी डिमांड है और इनकी जो प्रोडक्शन है उन सबको कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। तो इसके बारे में बेसिक देखते हैं कि आरबीआई स्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन इससे पहले एक्ट बन चुका था 34 में। पहले एक्ट बना, एक्ट बनने के बाद में आरबीआई धरातल पे आया। देन आफ्टर 1949 में उसको नेशनलाइज कर दिया गया और पूरी तरीके से पूरी कंट्री के ऊपर इसका जो है उसको ओपन कर दिया गया। ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूरी तरीके से कंट्रोल में, इसमें कहीं भी प्राइवेटाइजेशन का कोई भी पार्ट नहीं है। हेड ऑफिस आपका मुंबई में है और यहाँ पे इसके जो बॉडी है इसके अंदर गवर्न करने वाले जो लोग हैं उनको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको गवर्न करते हैं। और ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इनमें इन जो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। तो अभी तक हमने आरबीआई के बारे में ये बात की कि इसका एस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935 को हुआ। 1934 को ये एक्ट बना था। 49 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ। फुल्ली ऑन्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फुल्ली ऑन्ड है गवर्नमेंट का। और यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड जो है, यहाँ पे बीओडी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो गवर्न करता है और ये जो डायरेक्टर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और हेड ऑफिस आपका मुंबई में है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या है, लर्न करने वाली है, इसमें कोई भी चीज़ अलग नहीं है, स्टैटिक है, फैक्ट्स है, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। उसके बाद आरबीआई के रोल की बात कीजिए। आरबीआई का रोल क्या होता है, हमारा जो रिजर्व बैंक है वो क्या करता है, ये पूरी कंट्री के अंदर जो भी मनी है उसको सप्लाई करता है, मतलब उसका प्रोडक्शन करता है। मार्केट में कितनी उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इसका भी ध्यान रखता है। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो वो एक्शन लेता है, अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तब भी वो एक्शन लेता है। गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी से मतलब कि वो क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, कितना पब्लिक रेवेन्यू होगा, डेफिसिट का क्या पोर्शन है, उन सब के बारे में भी ये मदद करती है, उनके बारे में भी चेक करती है कि अगर ये गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी वो पॉजिटिव ही तो कंट्री में मनी का फ्लक्चुएशन कैसे होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज बनाती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, फाइनेंशियल पॉलिसीज हो, तो उनके बारे में वो मदद करता है, गवर्नमेंट को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि उन्हें किस तरीके से अपनी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगेन जो और बैंक है हमारी कंट्री के अंदर, जो अदर बैंक है जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, आईडीबीआई है, अदर जितने भी बैंक हैं उन सब बैंकों का ये हायर अथॉरिटी होती है। उन सारे बैंकों के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सारे के सारे आरबीआई फॉर्मलाइज करता है, आरबीआई उन्हें कंट्रोल करता है, उनकी मॉनिटरिंग करता है और अगर कोई बैंक लॉस में जा रहा है तो उसकी हेल्प करता है, उसको रिकवर करने में। कहीं कोई फ्रॉड हुआ है बैंकों के अंदर उसको भी ये
कोशिश करता है रिजोल्व करने की, उन्हें नोटिस करने की। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कंट्री के अंदर मनी सप्लाई से लेकर के उसकी डिमांड, उसकी प्रोडक्शन, उसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, इन सब के अंदर आरबीआई का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसको हम ये बोल सकते हैं कि मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस में ये एक अपेक्स बड़ी है। मतलब मॉनेटरी जो हम काम कर रहे हैं, मनी की जो रेगुलेटरी कर रहे हैं, उसके अंदर ये आरबीआई जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। और उसी के अंदर सारे के सारे जो अदर अथॉरिटीज है, जो अदर बैंक्स है, वो सारे के सारे काम करते हैं। तो ये रेस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फिजिकल पॉलिसी को देखता है गवर्नमेंट की, यहाँ पे गवर्नमेंट की एडवाइजरी का काम करता है पॉलिसीज बनाने के अंदर। उसके अलावा ये गाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को। देन आफ्टर ये डेवलप करता है जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके अंदर इन्फ्लेशन को, इनको रेगुलेट करने की कोशिश ही करता है। और ये प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी काम है वो आरबीआई गवर्नमेंट का ही वेंचर है, तो गवर्नमेंट का पूरी तरीके से ये कंट्रोल में रहता है। तो ये तो कुछ उसके थे कि वो किस तरीके से, उसका रोल क्या है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ फंक्शंस की, जैसे करेंसी इशू करना। नोट इशू कौन करता है? आरबीआई करता है। आपके जो रूपी है उसके ऊपर सिग्नेचर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, तो करेंसी इशू करने का काम करता है। अब इसमें आपको ये देखना होता है कि करेंसी मार्केट में डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। मनी की जो डिमांड और सप्लाई है वो भी उसके इश्यू से रिलेट करती है, बिकॉज अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वहाँ पर वो डिमांड को एक लेवल तक बढ़ा सकता है। लेकिन इसमें इफेक्ट आता है इन्फ्लेशन का। अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि मनी की वैल्यू गिर जाना। मनी की वैल्यू तो गिरती है जब इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसी प्रोडक्ट के बारे में भी आप ये देखोगे कि अगर मार्केट में 100 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है और वो 200 यूनिट अवेलेबल है, तो उस प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो वैसे ही इन्फ्लेशन में जो मनी की बात कर रहे हैं हम, उसमें भी यही बात बोली गई है कि अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे जेब में हो गए हैं, तो ऐसे में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है और उसको कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई करता है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का जो काम बैंक है वो आरबीआई होता है। गवर्नमेंट के जो भी लेन देन है या गवर्नमेंट का जो भी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चीज़ें करती है, उसको फाइनेंस चाहिए एक्सपेंडिचर करने के लिए, पब्लिक के लिए, उसको रेवेन्यू वो अर्न करता है टैक्सेस वगैरह लगा कर, तो वो सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है? वो सारी चीज़ें आरबीआई गवर्न करता है। तो आरबीआई को बैंकर्स टू द गवर्नमेंट कहा गया है। नेक्स्ट आपका था बैंकर्स बैंक। जो अदर बैंक्स है उनकी हायर अथॉरिटी भी आरबीआई है, तो उनको कैसे मैनेज किया जाना है वो भी आरबीआई के कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पे इसको बैंकर्स बैंक बोला गया। अगर कोई बैंक को प्रॉब्लम आ रही है या फिर उनको कहीं से पैसे की अरेंजमेंट हो रही है, तो वो आरबीआई के पास आ सकते हैं और आरबीआई की प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करता है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अगर फॉरेन ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, या कहीं से फॉरेन करेंसी आ रही है, तो उन सबको आरबीआई मैनेज करेगा। वो सारे के सारे फॉरेन करेंसी किसके कंट्रोल में जाएगी? आरबीआई के कंट्रोल में जाएगी। आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं, आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट है, पाउंड की रिक्वायरमेंट है, तो आपको जो लिमिट्स बताई गई है फेमा के अंदर कि आप इतने तक आप विदाउट एनी प्रॉब्लम के ले सकते हो, विदाउट एनी परमिशन सीजी या आरबीआई के, तो वहाँ पे भी आपको आरबीआई के रूल्स, आरबीआई को अगर परमिशन लेनी है, अगर आपने लिमिट क्रॉस कर ली, तो वहाँ पर आरबीआई का फिर से रोल आ जाएगा। तो देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब फॉरेन करेंसी से जो रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी किसके कंट्रोल में होती है? आरबीआई के कंट्रोल में होती है। नेक्स्ट आता है कि एज ए बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस को फैसिलिटीज देने के लिए आरबीआई क्या रोल प्ले करती है? पहला हमने बोला कि करेंसी पॉलिसी ये मनी से रिलेटेड है, क्योंकि मनी सप्लाई जो है, मॉनेटरी पॉलिसी हम जो बोलते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमें बिजनेस को अफेक्ट करेगी। मतलब अगर हम फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब फॉरेन करेंसी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो हमारी मनी की सप्लाई इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे ये रेगुलेट करता है इन सब चीज़ों को कि भी मार्केट में हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए और वो किस तरीके से सप्लाई और डिमांड जो है वो सारा का सारा किसके कंट्रोल में होता है? आरबीआई के कंट्रोल में होता है। तो ये हमारे बिजनेसेस को भी फर्दर ट्रांजेक्शंस, वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शंस करने के लिए गाइड करता है। क्रेडिट पॉलिसीज में बोलता है कि कितना आप दे सकते हो। बैंक जो है, बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड करवाते हैं या अदर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन प्रोवाइड करवाते हैं या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आरबीआई ने ये बोला है कि आप क्रेडिट दे सकते हो, लेकिन कितना दे सकते हो? उससे पहले आपको 2 कंडीशन पूरी करनी होती है। एक होती है एसएलआर की, एक होती है सीआरआर की, जिनका हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं पहले के चैप्टर्स में कि सीआरआर क्या होती है। सीआरआर आपकी होती है कि जो बैंक है, बैंकों को आरबीआई के पास एक फिक्स परसेंटेज आरबीआई के पास रखना होता है, उसको बोलते हैं सीआरआर। और एसएलआर होती है कि बैंक अपने पास स्टोर करके रखते हैं। बैंक एक स्पेसिफाइड परसेंटेज अपने पास, खुद के पास सेल्फ वो
सेव करके रखते हैं ताकि लिक्विडिटी की सिचुएशन हमेशा बनी रहे, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम कभी ना आए, अगर बैंक लॉस में जा रहा है तो वो उसको यूज़ कर सके। तो यहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी ये बनाई गई है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स और जो लैंडिंग प्रोसेस है उसको मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ ये बोली गई है कि ये जो क्रेडिट पॉलिसी है वो एक क्वांटिटेटिव मेजर और एक क्वालिटेटिव मेजर, क्रेडिट पॉलिसीज में दो चीज़ें होती हैं, ऐसे हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। हालांकि ये आपके आईपीसीसी का पार्ट है पूरा का पूरा, उसमें डिटेल में आपके आएगा, फिर भी हम इन शॉर्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है आपका क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव दैट मीन्स आप इसको क्लियरली मेजर कर सकते हो, और एक होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव जिसको आप मेजर नहीं कर सकते बट अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ हम इस तरीके से इसमें चेंजेस करें। जो क्वांटिटेटिव है उसमें अलग सेक्टर दिए गए हैं, जैसे आपका एसएलआर और सीआरआर भी आपका क्वांटिटेटिव है। उसके अलावा बैंक रेट हो गई, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यहाँ पे क्या करते हैं, एज एग्जैक्ट क्वांटिटीज में वो चेंज करती है। यहाँ पे आरबीआई जो है वो क्वांटिटी में चेंज करके क्रेडिट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी को मैनेज करते हैं। वहीं पे क्वालिटेटिव जो होते हैं उसमें वो एक्शंस लेती है ताकि धीरे धीरे वो कम होती जाए या ज़्यादा होती जाए। तो इसमें मोरल सेशन आता है, क्रेडिट राशनिंग आती है, तो ये क्वालिटेटिव के पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो सीआरआर और एसएलआर है वो आपके क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर्स है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली आपको परसेंटेज बताया जाता है कि आपको इतना अपने पास होल्ड करना है और कितना आपको आरबीआई के पास में रखना है। इज इट क्लियर? अब हम बात कर रहे थे बैंक रेट की। बैंक रेट होती है कि आरबीआई लोन प्रोवाइड करवाता है बैंकों को, आरबीआई बैंकों को लोन प्रोवाइड करवाता है, तो वो किसी भी वे में करवा सकता है, वो किसी भी वे में करवा सकता है। तो बैंक जो है आरबीआई बैंकों को जो लोन दे रहा है, जिस रेट से वो दे रहा है वो है बैंक रेट। बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लेंड्स टू बैंक। बैंक जिस रेट पर आरबीआई से लोन लेते हैं वो रेट होती है बैंक रेट। और वहीं पर रेपो रेट ये बोलता है कि आरबीआई बैंकों को लोन तो दे रही है लेकिन यहाँ पर वो कुछ प्लेस करवा रही है, कुछ मॉर्गेज के रूप में रखवा रही है। अगर वो कहीं पर जमानत के तौर पे कोई चीज़ रखवा रही है और उसके बाद आपको लोन दे रही है तो वहाँ पर जो रेट चार्ज करेगी वो रेपो रेट है। और वहीं पर अगर नॉर्मली बैंकों को लोन दिया जा रहा है, उनको मनी दिया जा रहा है, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसको बैंक रेट बोलेंगे। यहाँ पे जो रेपो रेट है वो आपकी शॉर्ट फॉर्म होती है रीपरचेज रेट। रेपो का फुल फॉर्म क्या है, रीपरचेज रेट। और जो रेपो रेट होती है वो एक तरीके से शॉर्टर पीरियड के लिए होती है, ये होती है शॉर्टर पीरियड के लिए। और उसके अलावा ये बोलता है कि यहाँ पे प्लेस और जो आपको मॉर्गेज है उन सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पे वो क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। रेपो रेट के अंदर मॉर्गेज या प्लेस की सिचुएशन होती है, वहीं पर बैंक रेट के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक आता है आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये होती है कि अगर बैंकों के पास पैसे ज़्यादा हैं, बैंकों के पास फाइनेंस ज़्यादा अवेलेबल है और वो चाहते हैं कि आरबीआई कुछ पैसा उनसे उधार ले ले। आरबीआई ने अगर बैंकों से कुछ पैसा ले रखा है तो आरबीआई जिस रेट से इंटरेस्ट पे करेगी वो है आपकी रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल करके आई, एक है आपका रेपो और एक है आपका रिवर्स रेपो रेट। मैं इसको RRR लिख दूं, ओके। तो यहाँ पे रेपो चार्ज करता है आरबीआई टू बैंक, आरबीआई बैंकों से चार्ज करता है। और यहाँ पे जो रिवर्स रेपो रेट है वो बैंक चार्ज करते हैं, बैंक टू आरबीआई, बैंक चार्ज करते हैं आरबीआई से। अगर आरबीआई ने बैंकों से कोई पैसा उधार ले रखा है या आरबीआई के पास बैंकों ने अपने डिपॉजिट्स करवा रखे हैं, एक्स्ट्रा फंड था बैंकों के पास, उन्होंने आरबीआई के अंदर डिपॉजिट करवा दिया, तो हम डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, सेम वैसे बैंक आरबीआई के पास जमा करवाता है, उसके ऊपर आरबीआई जो इंटरेस्ट देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप कैसे किया जाता है? फाइनेंशियल सिस्टम में जो फाइनेंशियल कंपनीज है, जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसीज को और एफआईज को, इनको दोनों को ही कंट्रोल करता है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का मेन फंक्शन ही क्या है, मनी को कंट्रोल करना, मॉनेटाइजेशन करना, मनी को कंट्रोल करना। तो यहाँ पर ये बहुत सारे तरीके लगाता है और बहुत सारे जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनको रेगुलेट करता है, उनकी फंक्शनिंग को मैनेज करता है और उनको गाइड करता है कि कैसे काम किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फंड्स ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म। फंड्स ट्रांसफर, आपको जैसे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना है, एक बैंक से दूसरे बैंक में आपको फंड ट्रांसफर करना है तो आरबीआई के रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होंगे। उसके अलावा आरबीआई बहुत सारे जो
पेपर बेस्ड भी होता है और ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट भी होता है। तो इन सब में आरबीआई अपने क्या करता है, रूल्स सेट करता है, उनको मैनेज करना जरूरी है। तो आरबीआई अपने रूल्स सेट करता है और उन रूल्स के अकॉर्डिंग वो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है, जिससे क्या होता है कि इजी वे में पेमेंट ट्रांसफर हो जाए, फंड ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ पर ये काम भी कौन करता है, आरबीआई करता है। इसी के साथ आरबीआई आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका आता है सेबी। सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, और सेबी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सेबी का जो रिलेशन है वो होता है स्टॉक मार्केट से, जहां पर कोई कंपनी अपनी शेयर्स को लिस्टेड करवाती है, शेयर्स का ट्रांजैक्शन करती है, मार्केट में पब्लिक में निकालती है ताकि लोग उसके शेयर्स को खरीदें, उसे कहीं से डिबेंचर्स लेने होते हैं, लोन उठाना होता है। तो वो जो प्रोसेस स्टॉक मार्केट के थ्रू की जाती है उसे क्या बोलते हैं हम, स्टॉक एक्सचेंज, और इसे गवर्न कौन करता है, सेबी। सेबी के बारे में अगर इन ब्रीफ हम बात करें शॉर्ट में, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1988। स्टैब्लिश कब हुआ था, अप्रैल 1988। बट ये एग्जिस्टेंस में कब आया, एग्जिस्टेंस में आया 1992 के अंदर। तो ये कंफ्यूजन का क्वेश्चन हो सकता है कि सेबी का क्वेश्चन बन सकता है कि सेबी कब स्टैब्लिश हुआ। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन आता है तो 1988 आपको राइट आंसर करना है। अगर ये बोले कि सेबी केम इनटू फोर्स, तो सेबी एग्जिस्टेंस में कब आया, तब आपको बताना है कि ये 30 जनवरी 1992 को एग्जिस्टेंस में आया है। बन तो गया था 88 में, पर धरातल पे कब आया, 1992 में। एन अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंडियन कैपिटल मार्केट, ये कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट है वहां पर ये काम करता है, उनको ये रेगुलेट करता है, उनको डेवलप करने का काम करता है। उसके पहले, सेबी आने से पहले एक दूसरा एक्ट यहाँ पर काम करता था। उस एक्ट का नाम क्या था, कैपिटल कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। उस एक्ट का नाम था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, और इसको हम कैपिटल इश्यू कंट्रोल एक्ट 1947 के नाम से जानते हैं, कैपिटल इश्यू कंट्रोल एक्ट 1947। सेबी ने उसे रिप्लेस किया है। यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेबी ने किस एक्ट को रिप्लेस किया है, तो सेबी ने एक्ट को रिप्लेस किया है कैपिटल इश्यू कंट्रोल एक्ट 1947 को। इसका जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो मुंबई में है, लेकिन 4 इसके रीजनल ऑफिस खोले गए हैं। जो नॉर्थ है वो दिल्ली में है, ईस्ट का कलकत्ता में, साउथ का चेन्नई में, और वेस्टर्न वाला अहमदाबाद में। दैट मीन्स वेस्टर्न वाला मुंबई में नहीं है, ये कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मुंबई भी वेस्ट में है इंडिया के। यहाँ का हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है, लेकिन जो वेस्टर्न रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें सेबी में, एक आपका चेयरमैन होता है, एक तो हो गया आपका चेयरमैन, 1 चेयरमैन। उसके बाद में 2 मेंबर्स होते हैं आपके सीजी से, 1 मेंबर होता है आरबीआई से, और उसके अलावा 5 मेंबर्स अदर होते हैं, जिनमें से 3 फुल टाइम होते हैं, और जो 2 होते हैं वो पार्ट टाइम होते हैं, 2 पार्ट टाइम। यहाँ तक तो वह इनके मैनेजमेंट में कौन कौन लोग होते हैं। अब चेयरमैन अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सेकंड चीज, उसको लॉ, फाइनेंस, सिक्योरिटी, मार्केट, इकोनॉमिक्स, इन सब का क्या होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो हुआ चेयरमैन के क्वालिफिकेशन। अब ये बोलता है कि 2 मेंबर होते हैं जो सीजी अपॉइंट करता है, तो 2 मेंबर सीजी अपॉइंट करता है, तो कहाँ से करता है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहां से किया जाता है, जो फाइनेंस से रिलेट करती है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, वहां से 2 ऑफिसर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। एक मेंबर आरबीआई अपॉइंट करता है, अपने कोई भी ऑफिसर से उनमें से अपॉइंट कर देता है, और 5 अदर मेंबर्स होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। और यहाँ पे 3 आपके फुल टाइम होते हैं, बाकी 2 आपके पार्ट टाइम होते हैं। इनके अंदर भी वही चीज बोली गई है कि आपको सिक्योरिटी मार्केट का, इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का, लॉ का, इनका क्या होना चाहिए, नॉलेज होना जरूरी है। देन आफ्टर बात करते हैं फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेबी। सेबी के क्या फंक्शंस हैं, सेबी के जो काम है या सेबी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज किन के ऊपर है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो सेबी 3 लोगों के ऊपर ध्यान देता है। पहला जो सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, जो शेयर्स इशू कर रहे हैं वो कंपनीज वगैरह, दूसरा जो उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, और थर्ड है इनके बीच में जो मध्यस्थ का काम करने वाले जो ब्रोकर्स हैं, जो इंटरमीडिएरीज है वो। तो एक तरीके से सेबी इन तीनों को क्या करती है, इन तीनों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है, इन तीनों को गवर्न करती है, इन तीनों के ऊपर रूल्स बनाती है और इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। सेबी ने 3 अदर फंक्शंस, 3 फंक्शंस है जो कि एक ही बॉडी के अंदर आते हैं। एक तो होता है क्वासी लेजिस्लेटिव, की लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में भी वो कुछ काम करती है एक लीगल वे में। उसके अलावा आता है जुडिशियरी के कुछ काम करती है, मतलब किसी के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो गया है तो उन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने का काम करती है। और लास्ट में एग्जीक्यूटिव या इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, इन्फोर्स करती है लोगों को सही करने के लिए, और उनके बीच उनके गड़बड़ होने पर उसमें एक्शन लेने का काम भी सेबी करती है। नेक्स्ट आपका था पावर्स ऑफ सेबी। सेबी के पास क्या पावर्स है, सेबी के पास बहुत सारे पावर्स है। एक तो स्टॉक एक्सचेंज, हमने कहा कि वो स्टॉक मार्केट को गवर्न करती है, तो स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेस है जहाँ पे शेयर्स का लेन देन होता है, तो उसके लिए वो
वो कैसे मैनेज है स्टॉक एक्सचेंज, उसके लिए बायलॉज बनाती है। उसके अलावा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको चेक कर सकती है। देन आफ्टर वो वहाँ पर जो इंटरमीडिएटरीज वर्क करते हैं उनके बारे में भी रेगुलेशंस बनाती है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर सकती है। उसके अलावा इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन ले सकती है। तो ये सेबी के पावर्स है, जिसे आप देख सकते हो कि अप्रूव द बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, रिक्वायर स्टॉक एक्सचेंज। उसके अगर खुद के लॉज वगैरह उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उनको अमेंड करने के लिए भी बोल सकती है। देन आफ्टर ये बोलता है कि कंपेल सर्टेन कंपनीज टू लिस्ट, शेयर्स को लिस्ट करवाने के लिए बोलेगी कि अगर आप शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करवाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले लिस्ट करवाना होगा, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकती है इंटरमीडिएटरीज की। तो ये उसके कुछ क्या है रोल्स है या उसके पावर्स है जो सेबी यूज करता है। नेक्स्ट आता है सेबी का रोल एज ए बिजनेस फैसिलिटेटर। हम पूरे चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं कि वो बिजनेस को क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो हम उनका बेसिक डिस्कस करते हैं। देन आफ्टर हम उनका एज ए फैसिलिटेटर क्या रोल है वो हम बात करते हैं। तो सेबी किसको गवर्न करती है, कैपिटल मार्केट को गवर्न करती है। तो कैपिटल मार्केट के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम करती है। उसके अलावा किसी की कोई प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करने की बात करती है। इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फाइनेंस कहाँ से आएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। जो शेयर्स का ट्रांजेक्शन है उसको मैनेज करती है, कंपनियों को वहां पर लिस्टेड करने के लिए मदद करती है। तो कुल मिलाकर के ये एक तरीके से स्टॉक मार्केट में या कैपिटल मार्केट में डील करने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, उनको इजी वे में बनाती है और उनको रिलैक्स करती है।